चलिए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं इसके थोड़े। पहला प्रश्न जो है डी वर्ड स्टडी यानी डिक्शनरी यूज यानी शब्दकोश में से हम ये जो सारे शब्द दिए गए हैं उन सभी शब्दों के हम दो दो मतलब निकालेंगे। एक जो हमारे लेसन में था, दूसरा जो एक और मतलब हो सकता है। तो सबसे पहला शब्द है ईविल। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? एक तो है ये यानी कोई चीज गलत होना, रॉन्ग। दूसरा है ये यानी सिन यानी पाप। तो फिर ईविल के दो हो सकते। ईविल एक चीज तो बस अगर कुछ गलत हो, दूसरा अगर कोई पाप किया हो। तो ये हो गए दो मतलब। अब देखते हैं फाइंड का क्या क्या हो सकता है। एक है टू रीगेन समथिंग। रीगेन यानी कुछ अगर खो गया हो तो उसको वापस मिल जाना, उसको हम कहेंगे रीगेन। तो फाइंड। दूसरा मतलब क्या हो गया? एनकाउंटर या चांस अपॉन। यानी इसका मतलब है कि कुछ होना या कुछ पता चलना, उसको भी हम फाइंड कहते हैं। तो एक मतलब हो गया रीगेन, दूसरा मतलब हो गया एनकाउंटर और चांस अपॉन। तो ये दो मतलब हो गए फाइंड के। तीसरा शब्द है पेनिट्रेट। तो एक मतलब क्या होगा इसका? एक मतलब होगा इसका परफोरेट यानी कुछ मतलब किसी चीज के अंदर अगर कुछ घुस जाए तो उसको हम कहेंगे पेनेट्रेट। यानी कोई अगर कपड़े के थ्रू हम कोई एक सुई डाल दे तो हम कहेंगे कपड़े को वो सुई पेनेट्रेट कर गया, तो परफोरेट कर गया यानी घुस गया किसी चीज के अंदर। और दूसरा मतलब क्या होगा? कम टू अंडरस्टैंड। यानी पेनिट्रेट कर गया मतलब कोई चीज हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई। अंडरस्टैंड यानी कोई चीज या कोई आइडियोलॉजी या फिर कोई आइडिया या ऐसा कुछ समझ जो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई, तो इस चीज को होगा कम टू अंडरस्टैंड। पेनिट्रेट का ये भी मतलब हो सकता है, यानी जैसे दिमाग को पेनिट्रेट कर गई वैसा कुछ। अब चौथा शब्द है लिव्स। लिव्स या फिर लाइव्स। तो एक चीज तो एक मतलब तो हो गया अगर हम इस शब्द को बोले लाइव्स जैसा, तो इसका एक मतलब तो हो गया लिविंग थिंग्स यानी लाइव्स यानी जान, या किसी की जान या फिर जाने, या फिर लिविंग थिंग्स एक सबकी जान, तो उसको हम कहेंगे लाइव्स। तो लिविंग थिंग्स एक तो मतलब हो गया। दूसरा क्या है? टू लिव यानी जीना। तो एक है नाउन, एक है जैसे संज्ञा है लिविंग थिंग्स जान, और लाइव्स कहेंगे उसको हम लाइव्स। दूसरा है लिव्स। लिव्स यानी टू लिव यानी जीना। तो या तो लाइव्स जान या जाने बहुत सारे जान, या फिर लिव्स यानी जीना। एक मतलब एजुकेट का क्या होगा? ट्रेन यानी टीचिंग या फिर पढ़ाना। दूसरा क्या मतलब हो सकता है एजुकेट का? दूसरा मतलब हो सकता है सिविलाइज। तो या तो एक है ट्रेन यानी पढ़ाना, एजुकेट करना। दूसरा हो सकता है सिविलाइज यानी किसको शिक्षित या सभ्र या शिष्ट बनाना, तो उसको भी हम एजुकेट कह सकते हैं। तो ये दो मतलब हो गए। एक है ग्लोब। तो एक तो हो गया
एक हो गया स्पेरिकल बॉडी रिप्रेजेंटिंग द अर्थ, यानी ग्लोब, यानी एक जब क्या तो स्कूल में या फिर किसी लैब में कभी कभी देखा होगा कि ऐसा गोल सा जो विश्व को, धरती को जो दिखा रहा होता है, एक जैसे खिलौना जैसा होता है, जैसे मैप जो होता है नक्शा, उसका ही एक ऐसे गोल सा पूरी धरती को दिखाता हुआ नक्शा, तो वो होगी स्पेरिकल बॉडी, यानी गोल, स्पेरिकल का मतलब गोल, बॉडी ऐसे जो रिप्रेजेंटिंग द अर्थ। तो ये एक हो गया मतलब। दूसरा मतलब क्या है, यानी अर्थ, यानी ग्लोब को हम कई बार, विश्व को भी हम लोग, धरती को भी ग्लोब बोल देते हैं। तो ये दो मतलब हो गए इसके। अब आखिरी शब्द जो है, एक है टेस्टिमनी, यानी गवाही, कोई किसी अगर कोर्ट में कोई गवाह दे तो उसको विटनेस कहेंगे। दूसरा हो गया विटनेस, यानी फाइंड या सी, यानी कुछ देखना, किसी चीज को देखने को भी हम कहेंगे विटनेस करना। तो गवाही या फिर देखना, तो टेस्टिमनी और सी। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, वर्ड फॉर्मेशन, यानी इसमें शब्द बनाएंगे हम। ये वाला वाक्य पढ़िए। India had always been part of the background of my life, but I had never seen it whole and for myself until now. तो एक ऐसा ये बता रहा है कि बैकग्राउंड में जैसे बैक और ग्राउंड, तो ये दो शब्दों से एक शब्द बना, और इसमें माई और सेल्फ से एक शब्द बना, माई सेल्फ, बैकग्राउंड। तो अब बोल रहा है कि आगे हम भी कुछ ऐसे शब्द लिए इसमें, और कंपाउंड वर्ड्स, यानी दो शब्द जोड़ के एक नया वर्ड बनाते हैं। तो इधर बहुत सारे दे रखा है, हम यहाँ पे 4-5 कर देते हैं और बाकी आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। तो एक शब्द तो हो गया एवरी प्लस थिंक, तो ये शब्द हो जाएगा एवरी थिंग, यानी सब कुछ। तो एक शब्द हो गया ये वाला। दूसरा शब्द क्या हो सकता है, दूसरा शब्द हो सकता है ट्रस्ट वर्दी। तो दूसरा शब्द हो गया ट्रस्ट वर्दी। तो ये हो गया दूसरा शब्द, हमने इन दोनों को जोड़ दिया। तीसरा शब्द क्या हो सकता है, हाउस होल्ड। ट्रस्ट वर्दी यानी भरोसेमंद, हाउस होल्ड यानी किसी का घर, घर चलाने को जैसे बोलते हैं हाउस होल्ड, तो घर के अंदर का सब कुछ हाउस होल्ड। तो ये दूसरा शब्द हो गया हाउस होल्ड। एक ये, एक ये। अब एक और शब्द हम ढूंढ सकते हैं इसमें, जैसे देखिए होम स्पन, यानी घर पे बुना। तो ये शब्द हो जाएगा होम स्पन, ये एक शब्द बन गया, घर पे बुना। एक और शब्द हम ढूंढ सकते हैं इसमें, ये देखिए एक और शब्द जो हम ढूंढ सकते हैं वो है लाइट, ये LI है, हाउस। तो इससे बन गया ये लाइट हाउस, ये एक शब्द है, यानी जो समुद्र के बीच में कुछ कुछ ऐसे टावर बने होते हैं जिससे जहाजों को लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है, उसको लाइट हाउस कहते हैं। तो ये एक और शब्द बन गया। तो ऐसे हमने 5 शब्द बना लिए, एवरीथिंग, ट्रस्टवर्दी, हाउस होल्ड, लाइट हाउस, होमस्पन। तो आप और भी ढूंढ सकते हो इसमें। चलिए अब दूसरा वो करते हैं। अब तीसरी जो एक्सरसाइज है आपकी है वर्ड मीनिंग पे, वापस वर्ड मीनिंग करेंगे। तो क्रीड का क्या मतलब होगा, क्रीड का मतलब होता है अ सेट ऑफ बिलीफ्स, यानी कुछ अगर हम किसी चीज पे मान रखते हैं तो उस चीज का पूरे आइडियोलॉजी टाइप, उसको हम लोग बोलेंगे क्रीड। दूसरा है पियर्सिंग, यानी पेनिट्रेटिंग, यानी अंदर कुछ घुसता हो तो वैसा कुछ।
जैसे कुछ अगर चीड़ के अगर कुछ अंदर घुसे, पियर्सिंग यानी अगर कुछ चुभ जाए, तो वैसे ही पेनिट्रेटिंग यानी अगर कुछ आपकी सुई आपके उंगली में चुभ गई हो तो उसको हम बोलेंगे कि वो अंदर घुस गई है, ऐसे करके। एग्जॉस्टेड यानी काफी ज्यादा थकान होना, तो उसको बोलेंगे ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, यानी इतनी थकान कि सारी आपके जो भी जोर था वो सब चला गया हो। प्रोफाउंड, डीप एंड सडल, सटल यानी कुछ काफी गंभीर बात कोई। इंफीरियर, पुअर क्वालिटी यानी कुछ बहुत ही गंदी क्वालिटी का या फिर बहुत ही कम तरह से अच्छा कुछ, तो उसको बोलेंगे इंफीरियर। पेरिल, डेंजर यानी खतरा। रॉट, डिकेड यानी सड़ा हुआ। तो आप ये सब देख सकते हैं। क्रीड का मतलब है यहाँ पे ई, पियर्सिंग है सी, एग्जॉस्टेड है डी, प्रोफाउंड है बी, इंफीरियर है ऑफ पुअर क्वालिटी या मतलब नीचा दिखाना जैसा, पेरिल है जी, ये है एफ। चलिए अब दूसरा क्या है इसमें, ग्रामर, यानी अब देखते हैं कि ग्रामर में हमारी क्या एक्सरसाइजेस है। तो इसमें हमें दो वाक्य दिए गए हैं। दे कुड नॉट बी फोर्स्ड टू फाइट एट इंग्लैंड्स कमांड, नो वंडर देन दैट लाइफ वाज हेस्टेड। तो इसमें वो बोल रहा है कि दोनों वाक्य पैसिव वॉइस में है और इसमें हम एजेंट या डूअर को नहीं देख सकते, यानी जो करता है वो हमें नहीं पता। जैसे नो वंडर देन दैट लाइफ वाज हेस्टेड, जैसे जीवन जल्दी जल्दी जीना पड़ा या फिर जल्दबाजी में जिया किसी ने जीवन, बट हमें ये नहीं बता रहा कि कौन जी रहा है ये जीवन, तो हमें करता नहीं पता। इसमें भी दे कुड नॉट बी फोर्स टू फाइट एट इंग्लैंड्स कमांड, यानी अंग्रेजों का वो कोई लड़ नहीं पा रहा। दे कौन है इसमें, हमें करता नहीं पता इसमें भी। तो आगे चल के देखते हैं कि करता नहीं पता, तो इसमें दिखा रहे कि कब कब हमें करता पता होता है किसी वाक्य में, कब कब नहीं। तो इसमें हमें फिर बोला है कि हम सेंटेंसेस ढूंढते हैं, यानी वाक्य ढूंढते हैं हमारे लेसन में, हमारे चैप्टर में, जिसमें हमें करता नहीं पता हो। तो चलिए एक बार इसमें चलते हैं। तो इसमें हम दो आपकी किताब में दो हम ऐसे ढूंढ सकते हैं। एक तो यहाँ पे आपकी 10 लाइन पर ये वाला जो है, द रियल इंडाइटमेंट अगेंस्ट कलोनियलिज्म हाउएवर वाज टू बी फाउंड इन द विलेजेस ऑफ इंडिया। तो ये एक हो गया एग्जाम्पल, एक उदाहरण। ये वाला जो पहला वाक्य है 10 का, इसमें हमें नहीं पता कि कर्ता कौन है, यानी कौन ये अपराध कलोनियलिज्म के खिलाफ लगा रहा है। तो हमें ये नहीं पता कि कौन है इसमें, ये नहीं बता रहे कर्ता कौन है इसमें। दूसरा जो है वो हम ढूंढ सकते हैं, आपकी आखिरी लाइन जो है आपके इस चैप्टर की 24 लाइन पे जो आखिरी लाइन है, दे अंडरस्टैंड एंड टू देम माई बुक इज नॉट अ पजलमेंट। ये जो आखिरी लाइन है इसमें यानी हमें ये दिखा रहा है कि दे कौन है हमें ये नहीं बता रहा ये वाक्य, यानी कर्ता कौन है हमें ये नहीं पता। तो ये दो उदाहरण हो गए इस प्रश्न के। चलिए अब दूसरी एक्सरसाइज जो है, ये वाक्यों को हमें बदलने हैं। तो पहली जो है, द फीचर्स ऑफ द कश्मीरी आर एज क्लासिक एज द ग्रीक। तो इसमें बोला है पॉजिटिव से, यानी अच्छी बात कर रहे हैं कि कश्मीरी लोग जैसे दिखते हैं वो एकदम ग्रीक लोगों की तरह दिखते हैं, ऐसा बोला है। तो ये पॉजिटिव है, अच्छी बात है, दोनों चीजों को हम नाप तोल करके अच्छा बता रहे हैं। तो इसे पॉजिटिव से हमें बदलना है कंपैरेटिव में, यानी हमें मेल भाव करके नाप तोल करके थोड़ा अलग जैसे कश्मीरी का ज्यादा अच्छा है वैसे बताना है। तो ये बन जाएगा फिर, द फीचर्स ऑफ द कश्मीरी आर, एज हट के हम लिख देंगे मोर, क्लासिक, एज हटा के दैन। तो ये वाक्य हो जाएगा, द फीचर्स ऑफ द कश्मीरी आर मोर क्लासिक दैन द ग्रीक। तो
ये हो गया पहला आपका वाक्य। ये अब दूसरा बोल रहा है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच पे बदलिए। तो ये वाला वाक्य क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा माय होस्ट said that he was called to kill a dangerous snake। तो ये हो गया कि इसमें ऐसे बोल रहा है कि ये इस वाक्य को हम ऐसे बदल लेंगे कि said के बाद that आ जाएगा, I को he बना देंगे। तो ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। ये हो गया दूसरा नंबर का। फिर अगर हम तीसरा नंबर में जाए तो इसमें बोला है माई लाइफ हैज बिन टू क्राउडेड विद ट्रैवल्स एंड मेनी पीपल फॉर मी टू पुट इट ऑल विद इन द कवर्स ऑफ वन बुक। बोला है रिमूव टू, यानी ये शब्द हटा देना है। तो ये जैसे बोल रहा है कि मेरे जीवन में बहुत ही मैं घूमा हूँ, काफी लोगों से मिला हूँ, एक किताब में नहीं लिख सकता। तो टू अगर हटाना है तो हम टू की जगह क्या लिख सकते हैं? वेरी। तो हम टू हटा के वेरी लिख देंगे तो ये नया वाक्य बन जाएगा। तो माई लाइफ हैज बिन वेरी क्राउडेड with travels and many people for me to put it all within the covers of one book. Then what did I go to see India to see? ये है चौथा। तो अब हम चौथे वाले को इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाना है। यानी हमें वो बोल रहा है कि आप इंटेरोगेटिव से यानी इसमें इसमें हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बोल रहा है इस वाक्य को प्रश्न से निश्चय पूर्वक एक वाक्य में बदलिए, यानी जिसमें हम सीधा सीधा कुछ बता रहे हैं। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी। इसको हम आपकी अगर लेख से ही उठाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू द इंडियन पीपल। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। इसको बदल दिया हमने निश्चय पूर्वक, जो हमें प्रश्न नहीं पूछ रहा, हमें सीधा सीधा बता रहा है, मतलब उत्तर दे रहा है, ऐसे मान लीजिए। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज। धन्यवाद।